हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऐप एग्जाम बीटा के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है मोशन। यानी कि यहाँ पर हम लोग मोशन चैप्टर के नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिस नोट्स को यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं। अब ये नोट्स में जो डाउट वगैरह है उसको यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। तो हमारे आसपास की दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें मोशन में दिखाई देते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें रेस्ट में दिखाई देते हैं। तो भाई ये मोशन होता क्या है, रेस्ट होता क्या है, किसको मोशन कहेंगे, किसको रेस्ट कहेंगे, मोशन कितने प्रकार का होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स के साथ शुरुआत करते हैं। बेसिक एक टर्म आपको सबसे पहले समझना जरूरी है, तब जाकर के हम लोग मोशन को समझने पाएंगे। और ये टर्म है आपका रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है भाई? देखो, रेफरेंस पॉइंट एक तरीके से फिक्स्ड पॉइंट होता है, जहां से किसी भी दूसरे पॉइंट का, दूसरे लोकेशन का या तो हम लोग एड्रेस बताते हैं या फिर दूरी बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें, अगर मैं यहां से कहूं कि मेरे घर से स्टेशन की दूरी 10 किलोमीटर है, तो भाई मैंने क्या बताया, स्टेशन का एक प्रकार से एड्रेस बताया कि भाई मेरे घर आओ, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्टेशन है, वहां चले जाओ। तो भाई यहां पर मेरा घर जो हुआ वो क्या हुआ, एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अब मैं कहता हूं मेरा दोस्त 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो 20 मीटर की दूरी कहां से, मुझसे, मैं जहां खड़ा हूं यहां से 20 मीटर की दूरी पर मेरा दोस्त खड़ा है। मतलब क्या, मैं जहां खड़ा हूं ये जो पॉइंट हो गया, ये आपका एक प्रकार से रेफरेंस पॉइंट हो गया। मतलब यहां पर कहता है कि टू नो द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी चूज अ फिक्स्ड पॉइंट इन द सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि जहां से, जिस पॉइंट से हम लोग कैलकुलेशन गणना शुरू करते हैं, वहां वो पॉइंट हमारा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। यहां पर यही चीज आपको एग्जांपल दिया गया है कि भाई मेरे घर से 12 किलोमीटर साउथ में एक नया दुकान खुला हुआ है, तो यहां पर मेरा घर क्या हो गया, एक आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहां पर रेफरेंस पॉइंट का यूज क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट का यूज सबसे पहला तो किसी भी लोकेशन का या फिर किसी भी पॉइंट का, ऑब्जेक्ट का हम लोग लोकेशन पता करने के लिए रेफरेंस पॉइंट को यूज करते हैं। इसके साथ ही हम लोग ये भी पता करने में यूज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है या फिर मोशन में है, उसके लिए भी हमारा रेफरेंस पॉइंट यूज में आता है। कैसे? तो यहां पर देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, हर सेकेंड वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो क्या है, मोशन में है। और हर सेकेंड, हर बीतते सेकेंड के बाद वो अगर अपनी ही जगह पर बना हुआ है, तो वो क्या है, रेस्ट में है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं रेस्ट में ही हूं या फिर मोशन में हूं? मैं रेस्ट में हूं। क्यों? क्योंकि यहां जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, जैसे ये कैमरा हो सकता है रेफरेंस पॉइंट हो, या पीछे स्क्रीन रेफरेंस पॉइंट हो, तो इसके कंपैरिजन में मेरा जो डिस्टेंस है, मेरा जो पोजीशन है, वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं रेस्ट में हूं। उसी प्रकार से अगर मैं देखूं तो यहां पर मैं अगर ऐसे मूव कर रहा हूं, तो मतलब क्या, मतलब जो ये कैमरा है या फिर स्क्रीन है या फिर कोई भी जो हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, जहां से हम लोग कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं, उससे मेरा पोजीशन चेंज हो जा रहा है इस वजह से, ठीक है। तो अब यहां पर इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा वर्ड आता है ओरिजिन। ओरिजिन कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई देखो, यहां जो रेफरेंस पॉइंट है, जिसको कि एक प्रकार से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं कि भाई यहां से हम लोगों को कैलकुलेशन शुरू करना है। मैंने बोला 10 किलोमीटर साउथ की दूरी पर नया दुकान खुला है, तो कैलकुलेशन हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं, मैं जहां खड़ा हूं यहां से। तो ये पॉइंट क्या हो गया, हमारा ओरिजिन हो गया। मतलब यहीं से हम लोगों की गणना, कैलकुलेशन शुरू हो रही है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं रेस्ट को समझना कि भाई रेस्ट क्या होता है। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में समय के साथ अपना अगर पोजीशन चेंज ना करे, तो वो क्या है, रेस्ट में है। समझ गए? मतलब क्या हुआ, मतलब मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है। तो मेरा यहां पर जो कैमरा से डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है, ठीक है, मान लीजिए 2 मीटर का है। तो रेफरेंस पॉइंट हमने कैमरा को मान लिया, यहां पर पोजीशन क्या है, 2 मीटर का दूरी, ठीक है। अब डायरेक्शन वगैरह नहीं लेते हैं, बस सिंपली सी बात समझते हैं। फिर 1 सेकंड बीत गया, 1 सेकंड बीतने के बाद भाई मैंने क्या किया, पोजीशन चेंज नहीं किया, मतलब मेरा क्या हुआ, मतलब अभी भी डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर का दूरी है। इसी प्रकार से 2 सेकंड बीता, इसी प्रकार से 3 सेकंड बीता, ऐसे समय बीतते गया।
लेकिन मैं जहां था वहीं हूं, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या? मतलब मैं रेस्ट पर हूं। ठीक है, अब यहां पर इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, अ बोतल लाइंग ऑन अ टेबल इज इन रेस्ट। एक बोतल जो कि टेबल पर रखा हुआ है वो रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि बोतल जो है वो फिक्स्ड पॉइंट टेबल के कंपैरिजन में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि भाई मोशन क्या होता है। मोशन की बात करें तो कहता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट इन टाइम विथ टाइम। मतलब क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कब होगा? वो मोशन में तब होगा जब वो एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में समय के साथ क्या करे? अपना पोजीशन चेंज करे। मतलब कोई कार जैसे मूव कर रहा है, अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है, कार मूव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? लगातार अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। लगातार पोजीशन चेंज कर रहा है मतलब क्या हुआ? मतलब रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, जिससे हम क्या कह रहे हैं कि वो मोशन में है। जैसे कार यहां था, मैं यहां हूं, मैं देख रहा हूं, तो इसका पोजीशन यहां है, लेकिन एक सेकंड के बाद कार यहां पहुंच गया, पोजीशन चेंज हो गया, फिर एक सेकंड के बाद क्या हो गया? पोजीशन चेंज हो गया, फिर एक सेकंड के बाद पोजीशन चेंज हो गया। तो ये जो स्टेट है इसी को हम लोग कहते हैं मोशन का स्टेट, कि भाई मोशन हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट आपसे कह रहा है, नोट द सेम पर्सन कैन बी इन मोशन एंड इन रेस्ट एट द सेम टाइम इफ वी कंपेयर इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टू डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट। कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जिसको कि हम देख रहे हैं वो हो सकता है कि एक साथ मोशन में भी हो और रेस्ट में भी हो। कैसे कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि हम लोग यहां पर दो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक बस में ट्रैवल कर रहा हूं। ठीक है, बस में ट्रैवल कर रहा हूं, मैं बैठा हूं, मेरे से कुछ दूरी पर एक लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, एक बच्चा बैठा हुआ है। तो क्या वो बच्चा मेरे लिए मोशन में है? नहीं, मोशन में है। क्यों? क्योंकि मैं अगर खुद को रेफरेंस पॉइंट मानूं तो मुझसे जो पोजीशन था उस बच्चे का, वो बस चलने के साथ भी वो पोजीशन चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। तो भाई मैं अगर रेफरेंस पॉइंट हूं तो वो बच्चा मोशन नहीं कर रहा है। लेकिन बस के बाहर रोड के किनारे कोई अगर व्यक्ति खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है, वो अगर बस के अंदर देखेगा कि वो बच्चा जा रहा है तो पूरा बस के साथ वो भी जा रहा है, तो उस बच्चे के लिए जो कि रोड के किनारे खड़ा है उसके लिए पूरा बस मोशन में है, और बस मोशन में है तो भाई वो बच्चा भी मोशन में है। समझ गए? तो यहां पर रेफरेंस पॉइंट अगर हम अलग अलग लें तो हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट हमें मोशन में भी प्रतीत हो और वही ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट के कंडीशन में भी फील हो। ठीक है, अब यहां पर यही चीज क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, व्हाई अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम। यही बात है कि कोई व्यक्ति अगर मूविंग बस में बैठा हुआ है तो वो रेस्ट में भी है और साथ में मोशन में भी एक ही समय पर कैसे है भाई? इसी के साथ ही इसी को अलग तरीके से पूछा गया है, कैन एन ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। क्या कोई ऑब्जेक्ट एक ही समय पर रेस्ट और मोशन में हो सकता है? जी हां, हो सकता है। दोनों सेम ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अब यहां पर यही चीज कहता है कि द सेम पर्सन कैन बी इन मोशन एंड इन रेस्ट एट द सेम टाइम इफ वी कंपेयर इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टू डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट। दो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक ही ऑब्जेक्ट हमें दो स्टेट ऑफ मोशन में मिलेगा, या तो वो रेस्ट में होगा या तो मोशन करते हुए होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही चीज, अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम इफ वी कंपेयर इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टू डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट। इफ वी टेक सीट एज रेफरेंस पॉइंट देन अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सीट। अगर सीट को रेफरेंस पॉइंट मान रहे तो वो व्यक्ति जो है वो मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में है। लेकिन अगर वहीं हम रोड के किनारे कोई व्यक्ति को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो वो पूरा बस मूव कर रहा है, साथ में वो लड़का भी मूव कर रहा है। समझ गए? आगे बढ़े तो आगे कहता कि एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है कि एक ही ऑब्जेक्ट हमें अपीयरिंग मूव करते हुए भी लगेगा और साथ में स्टेशनरी भी लगेगा अगर हम लोग अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो मोशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, किस आधार पर? जो उनके द्वारा पाथ अपनाया जा रहा है, जो रास्ता अपनाया जा रहा है। मतलब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं,
समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं, मोशन में हूं। लेकिन पोजीशन जो चेंज कर रहा हूं वो कैसे कर रहा हूं, वो सीधे रास्ते में जाते हुए कर रहा हूं, या फिर गोल रास्ते में ऐसे ऐसे मैं क्या कर रहा हूं, पोजीशन चेंज कर रहा हूं, या फिर रोटेशनल मोशन कर रहा हूं, जैसा कि फैन घूमता है वैसा पोजीशन कर रहा हूं, मतलब इस प्रकार से एक ही पोजीशन पर मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। तो कई प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से के मोशन की बात करते हैं। सबसे पहले आता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन बहुत ही सिंपल सी चीज है, मतलब कि यहां पर ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा स्ट्रेट लाइन में। मतलब कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया। जैसे कि कार सीधे रास्ते पर अगर चले, या फिर मैं भी इस प्रकार से सीधे रास्ते पर चलूं, तो ये क्या है, सिंपल लीनियर मोशन है, एकदम सिंपल सा लीनियर मोशन है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा सर्कुलेटरी मोशन आ जाता है, या फिर सर्कुलर मोशन आ जाता है। यहां पर सिंपल सी बात है कि कोई बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करे, मोशन करे, तो वो सर्कुलर मोशन होता है। एग्जाम्पल जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर जो सैटेलाइट घूमते हैं, या फिर इस प्रकार से अगर आप रस्सी में पत्थर बांधकर ऐसे घुमाए तो वो भी क्या होगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आपका ऑसिलेटरी मोशन हो गया, या फिर जिसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि आपका ऑसिलेशन का जो मूवमेंट हुआ या फिर वाइब्रेशन का मूवमेंट हुआ वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एक आपका मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो जब मोशन होगा वो आपका वाइब्रेटरी मोशन होगा। और ऐसा कहां आपको देखने को मिलता है, जो घड़ियां होती हैं जिसमें जो पेंडुलम होता है, या फिर जो आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट करता है उसके अंदर भी एक मोटर लगा हुआ होता है मोबाइल फोन के अंदर, जो कि इस प्रकार से ऐसे करके मूव करता है जिससे कि आपका फोन वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो ये आपका मोशन हो गया वाइब्रेटरी मोशन। इसके बाद है आपका रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है, रोटेशन, जैसे कि आपको फैन घूमता है, ये क्या हो गया, रोटेटरी मोशन हो गया। ठीक है, तो कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन यहां पर हमने समझ लिए। आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने आ जाता है वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज। ये दोनों समझते हैं भाई, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सिंपल सी बात है, वैसा क्वांटिटी जिसको कैलकुलेट करने के लिए या फिर जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, तो वो हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं 10 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करके आया, तो भाई यहां पर 10 किलोमीटर मैंने जो बताया वो क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने 10 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक किया। ठीक है, लेकिन क्या मैंने बताया कि मैंने साउथ किया, नॉर्थ किया, ईस्ट किया, वेस्ट किया। अब 10 किलोमीटर से ही आपको जानकारी मिल गई कि भाई कितना मैं चला हूं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो वो हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इसी प्रकार से आप जब कार में बैठते हैं, बाइक से घूमते हैं, तो वहां पर आप सुनते हैं कि कार अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो क्या आप वहां पर सुनते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर चल रही है, दक्षिण चल रही है, पूरब चल रही है, पश्चिम चल रही है? नहीं, वहां पर सिर्फ आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब 40 वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर में यही चीज है, स्केलर में हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मतलब क्या, ये जो नंबर है हमारे सामने ना, यही हमको चाहिए, हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब यहां पर मैग्नीट्यूड क्या होता है, जरा सा उसको उस पर भी गौर डाल देते हैं। तो यही चीज मैग्नीट्यूड का सिंपल मतलब है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर, द न्यूमेरिकल वैल्यू 20 इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड किलोमीटर आर यूनिट। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर स्केलर क्वांटिटी आप समझ गए कि भाई सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो आप ऐसे ही समझ गए हो कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके वेक्टर क्वांटिटी होते। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जैसे मैंने कहा कि मैं 10 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करके आया, तो भाई 10 किलोमीटर कहीं भी हो गया। लेकिन मैंने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा जो कमरा है उसमें मैंने अलमीरे को 2 मीटर घसका दिया। अब 2 मीटर घसका दिया तो भाई 2 मीटर किधर घसका दिया, कमरे के बाएं तरफ घसकाया, कमरे में दाएं तरफ घसकाया, आगे लाए, पीछे लाए,
ये क्लियर नहीं है। तो यहां पर आपको डायरेक्शन की जरूरत है कि भाई तुमने क्या किया, अलमीरा मूव किया, तो किस डायरेक्शन में मूव किया, तो यहां पर डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर यह हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसी प्रकार से वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वेलोसिटी में हमारा क्या होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। वेलोसिटी क्या है, सिंपली आपका स्पीड प्लस डायरेक्शन है, ठीक है। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन में हमारा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। या फिर फोर्स की बात करते हैं, फोर्स में भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि भाई फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स उधर लग रहा है कि इधर लग रहा है, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके वेक्टर क्वांटिटीज में, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे हो गए जिनमें डायरेक्शन बताने की जरूरत है, बिना डायरेक्शन का उसका क्लियर मतलब हमें समझ में नहीं आएगा, समझ गए। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी यहां पर हो गया। इसके बाद वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस है, नोट्स आपके पास हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूं। आगे हमारे सामने आ जाता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कहता है कि द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। ये हमारा लीनियर मोशन कहलाता है, या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी हम लोग बोलते हैं। अब यहां पर मोशन से जुड़े हुए अलग अलग कंसेप्ट को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है भाई, लीनियर मोशन कर रहा है। अब लीनियर मोशन करते हुए कोई ऑब्जेक्ट ने क्या किया, मोशन स्टार्ट किया, ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया और जाते 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 बी पॉइंट पर जाकर के वो रुक गया। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो बीच का दूरी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। एक्चुअल लेंथ जितना लेंथ कवर किया गया ट्रेवल के दौरान वो हमारा लेंथ क्या है, डिस्टेंस है। सिंपल सी बात है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब कि सिर्फ उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, और साथ ही हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो ओडोमीटर होता है उसका यही काम होता है, क्या, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने एक एग्जांपल दिया गया है आपको यही डिस्टेंस का कंसेप्ट समझाने के लिए, कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ओ से चलना शुरू करता है और वो आता है बी तक पहुंचता है। तो यहां से ओ से बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 35 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब यहां पर यही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभार एक मार्क्स में पूछा गया ये क्वेश्चन कि व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है, ओडोमीटर क्या कैलकुलेट करता है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां पर बात है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, ए पॉइंट से निकला और ऐसे पूरा शहर घूम करके बी पॉइंट तक पहुंचा। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो सीधा डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है, साथ में हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। और यहां पर कहता है कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है उनको जरा सा समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर ए पॉइंट से निकलता है और वो क्या करता है, ऐसे जाता है, पूरा शहर का चक्कर मारता है और यहां पर बी पॉइंट पर पहुंचता है। तो यहां पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मतलब कि जितना ट्रैवल किया गया पूरा रास्ता क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो पॉसिबल शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सीधा जो डिस्टेंस होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है। अब देखिए, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट बताते हैं तब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी बताना होता है। जैसे मैंने अपने कमरे का एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि मैंने कमरे में अलमीरा को मूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब ए पॉइंट से उठा करके बी पॉइंट पर रख दिया। तो भाई जब डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में किया, बाएं किया, दाएं किया। कमरे में तो बाएं दाएं यूज होता है, लेकिन अगर हम लोग बाहर बात करें तो नॉर्थ किया, साउथ किया, ईस्ट किया, वेस्ट किया, ऐसे हम लोगों को बताना होगा।
तब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है वो फुलफिल होगा। डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। समझ गए? तो यहां पर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है, एग्जाम्पल में है, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, इन द गिवन फिगर अ पर्सन इज ट्रैवलिंग अलोंग द ग्रीन पाथ, द इनिशियल पोजीशन ऑफ पर्सन इज ए एंड फाइनल पोजीशन इज बी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन यहां पर दिया गया है, डिस्टेंस क्या है और साथ में डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो जो ये ग्रीन पाथ फॉलो करके ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया, ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, यहां पर आपको क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है सी। तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ए से सी तक जा रहा है, डिस्टेंस क्या होगा, 10 + 10 हो जाएगा 20 मीटर। लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये डायगोनल निकालना पड़ेगा, मतलब यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट वैसे कैलकुलेट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर भी यही चीज है, आपको क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अब यहां पर कहता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। यहां पर जो हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये जरा सा समझते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह है कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो मैं यहां पर जैसे कह रहा हूं कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में कितना, 10 मीटर मैंने मूव किया, तो ये क्या हुआ, 10 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि नॉर्थ डायरेक्शन में -10 मीटर हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर यह हुआ कि नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं, मतलब रियलिटी में हम साउथ जा रहे हैं, लेकिन हम नॉर्थ डायरेक्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं कि नॉर्थ में -10 मीटर, मतलब क्या, पीछे साइड की बात हो रही है। समझ गए? तो ये आपको यहां पर निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। पॉजिटिव कब क्या हुआ, पॉजिटिव सिंपल सी बात है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, 10 मीटर गए, पॉजिटिव हो गया। अब नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग -10 मीटर, मतलब कि हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर है, उस तरफ है, लेकिन हम लोग बता किधर से रहे हैं, इधर बता रहे हैं कि नॉर्थ में -10 मीटर। ठीक है, जीरो कब हो गया, मैं गया और वापस आ गया उसी पोजीशन पर जहां से मैंने शुरुआत की थी, तो मैं डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। यहां पर यही चीज है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। समझ गए? अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर कुछ पॉइंट्स है, देख लेते हैं, जैसे सी ए बी पॉइंट्स दिए गए हैं। लेट द इनिशियल पोजीशन इज ए, इफ यू वॉक 5 मीटर फ्रॉम ए टू बी टू द राइट हैंड साइड, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव 5 मीटर। यहां पर आपका जो राइट हैंड साइड है इसको पॉजिटिव माना गया है, तब यहां पर अगर ऑब्जेक्ट सी की तरफ मूव करेगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड। अब यहां निगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट मूव कहां कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है। निगेटिव डायरेक्शन मैंने बता दिया कि अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव मान करके चलते हैं और ऑब्जेक्ट हमारा साउथ की ओर मूव कर गया, तो वो हमारा मूवमेंट, साउथ वाला मूवमेंट क्या होगा, निगेटिव मूवमेंट होगा, निगेटिव डायरेक्शन मूवमेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या आता है, आगे सामने एग्जांपल है। यहां पर यही चीज है कि इफ द इनिशियल पोजीशन इज ए, ए हमारा इनिशियल पोजीशन है और आप 5 मीटर ए से सी तक जाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, और हमने पॉजिटिव बी साइड को माना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर कहता है कि सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस अलोंग विथ द मैग्नीट्यूड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं, एक प्रकार से डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। लेकिन यहां पर हम लोगों का, जब हम लोग फिजिक्स में कैलकुलेट करते हैं तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड हम लोग यूज नहीं करते हैं, वहां पर एंगल्स वगैरह यूज होते हैं, तो उसकी बात आगे आप लोग करिएगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ, जीरो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब है कि जो हमारा इनिशियल पोजीशन है वही हमारा फाइनल पोजीशन है। मतलब यहां से मैं शुरू करता हूं पूरा शहर के घूम करके और वापस यहीं पर आकर के खड़ा हो गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, जीरो डिस्प्लेसमेंट है। सिंपल सी बात है। अब यहां पर आगे बढ़े तो डिफरेंस दिया गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो ये आप नोट कर सकते हैं, नोट्स आपके पास अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हैं।
अब आगे एग्जांपल दिया गया है, अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यहां पर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल सी बात है, आपका डायमीटर हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, और यहां पर आपका जो सेमी सर्कुलर पाथ है इसका आप क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे सामने दूसरा एग्जांपल है। एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ओ से अपना शुरू कर रहा है जर्नी, यहां से अपना जर्नी शुरू कर रहा है। शुरुआत में ऑब्जेक्ट सी तक जाता है, यहां तक आया ऑब्जेक्ट, फिर बी आया, फिर ए आया, ठीक है। फिर से वापस जाते हुए उसी रास्ते को फॉलो करते हुए सी पहुंचता है बी होते हुए, यहां पर आकर के ऑब्जेक्ट रुक गया। हमें क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस सिंपल बात है कि पूरा पाथ जो हो गया वो डिस्टेंस हो गया, मतलब ओ से ए तक और फिर ए से वापस सी तक पूरा हमारा जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारा ओ से सी के बीच का हमारा जो दूरी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब क्या हुआ, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये 1 सेकेंड हो सकता है या फिर 2 सेकेंड हो सकता है, 3 सेकेंड हो सकता है, 4, 5 या फिर 1 मिनट, 1 घंटा हो सकता है, कि भाई हर सेकेंड ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जैसे यहां पर ये तस्वीर देखिए, इसमें ये कार क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ये कार ने चलना शुरू किया, 2 सेकंड में इसने क्या किया, 4 मीटर का दूरी कवर किया। फिर उसके बाद 2 सेकंड में फिर से 4 मीटर का दूरी कवर किया। फिर अगले 2 सेकंड में इसने फिर से 4 मीटर का दूरी कवर किया। फिर अगले 2 सेकंड में इसने 4 मीटर का दूरी कवर किया। तो हर 2 सेकंड में, यानी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये कैसा मोशन हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। हर सेकंड या फिर हर मिनट या फिर हर घंटा, मतलब हर घंटा गाड़ी अगर 60 किलोमीटर दूरी कर रहा है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। हर सेकंड अगर ऑब्जेक्ट या फिर कार अगर 10 मीटर चलता है तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे सामने नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है कि भाई अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ, आपने गाड़ी स्टार्ट किया, आपने 1 सेकंड में गाड़ी 5 मीटर बढ़ाया, ठीक है, 5 मीटर 1 सेकंड में बढ़ा लिया, उतना स्पीड चलाने नहीं पाइएगा, बस हम कह रहे हैं 1 सेकंड में 5 मीटर आपने बढ़ा दिया गाड़ी। लेकिन आप अगले बार क्या करते हैं, गाड़ी को धीरे कर देते हैं। सामने कोई बच्चा आ गया या फिर कोई बैल आ गया या फिर कोई दूसरी गाड़ी आ गई, कुछ भी हो गया, आपने गाड़ी धीरे कर दिया और अगले 1 सेकंड में आप 2 मीटर गाड़ी चलाते हैं। फिर रास्ता खाली हो गया, फिर आप स्पीड कर देते हैं, 1 सेकंड में आप 10 मीटर गाड़ी चला देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं। समझ गए। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। समझ गए, यही चीज है। 2 सेकंड में आपने 1 मीटर दूरी गए, फिर 2 सेकंड में आप 10 मीटर चले गए, फिर 2 सेकंड में आप 25 मीटर चले गए। टाइम बराबर है लेकिन आपका डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इसके बाद हमारे सामने आ जाता है अगला टॉपिक जो कि है स्पीड। स्पीड की बात करते हैं। कहता है कि सम ऑब्जेक्ट मूव फास्ट एंड सम ऑब्जेक्ट मूव स्लोली। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। वी कैन मेजर द रेट ऑफ मोशन बाय इट्स स्पीड। स्पीड क्या है भाई, स्पीड सिंपली रेट ऑफ मोशन है। मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर यह है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब क्या, हर सेकंड में एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम आपका घंटा हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, यूनिट टाइम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी कितना डिस्टेंस हमारा कवर कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वो हमारा क्या होगा, स्पीड होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला सिंपल है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि टोटल दूरी को से हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे। जैसे अगर कोई गाड़ी है वो 100 किलोमीटर कवर करती है और 100 किलोमीटर जाने में वो 5 घंटे का समय लगाती है, तो ये क्या हो गया, आपका स्पीड बता देगा। अब यहां पर इसमें एक चीज है जो कि अभी तुरंत मैं बताऊंगा, ये एवरेज स्पीड की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ये कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड के क्वांटिटी कई भी हो सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं, गाड़ियों में आपको किलोमीटर पर आवर देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारा एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। ठीक है। आगे कहता है कि इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से मूवमेंट कर रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हर सेकंड 10 मीटर क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो यहां पर इसका स्पीड क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड लगातार इसका कितना स्पीड होगा? 10 मीटर पर सेकंड होगा। इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन द स्पीड विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म बट हैव डिफरेंट वैल्यूज थ्रू आउट द मोशन ऑफ सच बॉडी। यानी कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल किया तो 1 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल करता है तो 10 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है तो 5 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है? मतलब वो समय के साथ अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, स्पीड उसका कांस्टेंट नहीं रहेगा। और जनरली जो हमारी दुनिया है यहां पर क्या होता है? यहां पर जो गाड़ियां चलती हैं या फिर जो ट्रैवलिंग होता है, ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। आप गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं तो गाड़ी कभी स्पीड हो जाता है, कभी धीरे हो जाता है, कभी स्पीड हो जाता है, कभी धीरे हो जाता है, ऐसा जनरली होता है। तो यहां पर क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग एवरेज स्पीड का सहारा लेते हैं। ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो गया? सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब कि भाई मेरे को यहां से मान लो दिल्ली जाना है, मेरे घर से दिल्ली जाना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां से मेरे घर से दिल्ली का दूरी नाप लूंगा और मुझे पहुंचने में कितना समय लगा ये नाप लूंगा। दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों को यूज करके हम लोग एवरेज स्पीड निकाल देंगे। अब बीच में गाड़ी धीरे चला, स्पीड चला, कैसा चला, कोई मतलब नहीं है। टोटल दूरी और टोटल टाइम हम लोगों को मतलब है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहां पर है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। और यहां पर हमारा v इक्वल टू एस अपॉन टी। v क्या हो गया? हमारा स्पीड के लिए, और s हमारा डिस्टेंस, और t हमारा टाइम हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट, यहां पर आपको न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर 3 सेकंड में और 12 मीटर 7 सेकंड में, एवरेज स्पीड निकालिए, तो दोनों का डिस्टेंस टोटल निकाल लीजिएगा और टोटल टाइम निकालिएगा, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। इसके बाद चेंजिंग ऑफ यूनिट, मतलब यहां पर देखिए जब हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं या फिर वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को यहां पर अलग अलग यूनिट मिलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई मीटर पर सेकंड क्या है? हमारा एसआई यूनिट है, लेकिन हम लोग किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड भी यूज करते हैं। तो इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करना है? तो यहां पर कन्वर्जन के लिए आपको दिया गया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है? किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में और आवर को कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो यहां पर हम लोग किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर जो सेकंड होगा उसको 60/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। ठीक। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करना है, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर ये चीजें आपको दी गई हैं। आगे हमारे सामने आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करते हैं तो कहता है कि टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन विथ इट्स डायरेक्शन द टर्म वेलोसिटी इज यूज्ड। सिंपल सी बात है, हमने स्पीड कैलकुलेट किया, अगर स्पीड के साथ हम लोग डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, तब हमारा क्या होगा? वेलोसिटी होगा। मतलब यही चीज है, रेट ऑफ मोशन विथ डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में। जैसे मैं कह रहा हूं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से मैंने गाड़ी चलाया, तो भाई सिंपल सी बात है, गाड़ी किधर भी चलाया कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से मैंने वेलोसिटी किया, तो आपको डायरेक्शन बताना होगा कि भाई तुम नॉर्थ जा रहे थे या साउथ जा रहे थे। मतलब यहां पर जैसे मैंने बताया आपको डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल वही चीज है कि भाई तुमने नॉर्थ के डायरेक्शन में कितना स्पीड कवर किया, समझ गए? तो यहां पर इस कंसेप्ट को आगे के क्लासेस में और अच्छे से आपको समझाया जाएगा, तब इसका रियल मतलब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। यहां पर समझिए कि डायरेक्शन के साथ जब हम लोग स्पीड की बात करते हैं किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तब हमारा वेलोसिटी उस डायरेक्शन का कैलकुलेट होता है। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो गया? रेट ऑफ मोशन विथ डायरेक्शन, कि भाई नॉर्थ में कितना स्पीड था, साउथ में कितना स्पीड था, तब यहां पर वेलोसिटी की बात होती है। वेलोसिटी का भी फॉर्मूला सेम होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेम मैंने बोल दिया।
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को यहां पर हम लोग यूज करते हैं और स्पीड में हम लोग डिस्टेंस को यूज करते हैं। वही चीज है कि देखो ए से बी हम लोग जा रहे हैं और ए से बी जाने में हम लोग कोई भी रास्ता ले लें तो यहां पर जो डिस्टेंस को यूज करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा स्पीड निकलेगा। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को यूज करेंगे तो क्या निकलेगा, हम लोगों को वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहां पर हमारा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है और स्पीड में हमारा मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है। वेलोसिटी ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। वेलोसिटी चेंज कैसे होगा भाई, वेलोसिटी चेंज आपका सिंपल हो जाएगा जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो। दोनों कंडीशन में वेलोसिटी चेंज हो जाता है। लेकिन स्पीड चेंज कैसे होगा, जब हम लोग का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, अब यहां पर एवरेज वेलोसिटी इसमें भी आ जाता है। जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ा वैसे हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो कहता है कि एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड देन द वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। जैसे हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। मतलब क्या, हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया और उसको टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दिया। वहां पर हम लोग टोटल डिस्टेंस ले रहे थे, यहां पर हम लोग क्या लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। आगे हमारे सामने एवरेज वेलोसिटी, अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा एवरेज वेलोसिटी। कहता है कि इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड। मान लो कि ए से बी जाने में जो वेलोसिटी था वो एवरेज था, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी था। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे और फाइनल वेलोसिटी लेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। मतलब यहां पर बात हो रही है कि जो हमारा यूनिफॉर्म रेट से अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जैसे 2 था 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, वेलोसिटी इस प्रकार से या तो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। 5 था 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तब इस कंडीशन में जो हमारा वेलोसिटी कैलकुलेट होगा एवरेज वेलोसिटी, वो इस फॉर्मूला से होगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कुछ न्यूमेरिकल से वही चीजें हैं। आपको क्या करनी है, आपको यहां पर स्पीड कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं, इनको मैं छोड़कर आगे कर रहा हूं। आगे यहां पर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज का रेट अब हम लोग पढ़ेंगे। मतलब सिंपली बात करें तो एक्सेलरेशन की हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो कहता है कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो इस कंडीशन में जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। मतलब क्या, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से अगर वेलोसिटी हो रहा था तो लगातार 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में 5 मीटर का ही वेलोसिटी रह गया, कहीं भी चेंज नहीं आया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, कोई चेंज नहीं आया है। इसी प्रकार से अगर दूसरा कंडीशन देखें, कहता है कि मान लो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वहां पर वेलोसिटी चेंज कर रहा है समय के साथ। इस कंडीशन में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो 0 नहीं होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और यहां पर जो क्वांटिटी हमारे चेंज इन वेलोसिटी को दर्शाएगी वही क्वांटिटी हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब समय के साथ वेलोसिटी कितनी बदल रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है या 0 है, यह चीज यहां पर हम लोग एक्सेलरेशन से बताते हैं। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, मतलब समय के साथ वेलोसिटी में क्या बदलाव आ रहा है, वो बढ़ जा रहा है, कम हो जा रहा है या कांस्टेंट है, ये चीज हम लोग यहां पर एक्सेलरेशन से बताते हैं। कहता है कि इट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम कितना है वो हम लोग एक्सेलरेशन से दर्शाते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है भाई, कैसे, मतलब क्या, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, वेलोसिटी था उसका, ये चेंज होकर के 6 मीटर पर सेकेंड हो गया 1 सेकेंड में। तो यहां पर हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, 6 - 5 डिवाइडेड बाय 1।
मतलब क्या हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या एक्सेलरेशन। मतलब हर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो ये क्या है एक्सेलरेशन है। कहता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, देन चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और यहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस u डिवाइडेड बाई t। वही चीज है जो मैंने आपको समझाया कि इस ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है भाई, हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मीटर पर सेकेंड हो गया, और चेंज इन वेलोसिटी में क्या होगा मीटर पर सेकेंड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय सेकेंड हो गया। ये हमारा एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया, और इसको एस को जब नीचे ले जाएंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहां पर आगे बढ़े तो एक्सेलरेशन क्या है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब क्या, मतलब इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, निगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम लोग रिटार्डेशन वर्ड यूज करते हैं या फिर डिसेलरेशन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है नॉर्मल टर्म्स में, उसी की बात कर रहे हैं। कहता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा है। 5 मीटर पर सेकंड था तो वो बढ़कर के 6 मीटर पर सेकंड हो गया, या फिर 7 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही चीज कहता है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन then the acceleration is said to be positive. This will happen only if velocity and acceleration both are in same direction. Acceleration हो रहा है, change in velocity same direction में हो रहा है। ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, वो 6 मीटर पर सेकंड चलने लगा, या 7 मीटर चलने लगा, या फिर 8 चलने लगा, तो हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर हमारा 5 से बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 सेकंड में हुआ मान लीजिए, तो यहां पर 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन, पॉजिटिव आया। क्यों, क्योंकि हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे क्या कहता है, इन अदर वर्ड्स we can say that if the final velocity is greater than the initial velocity the acceleration will be positive। फाइनली मतलब क्या है, मतलब जो फाइनल हमारा वेलोसिटी होगा, ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया 5 मीटर पर सेकंड से, आगे चल करके वो उसका 8 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो हमारा क्या फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीके से लिख सकते हैं व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम, यहां विच लिखा हुआ है, विथ टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एग्जाम्पल दिया गया है, अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अर्थ की ओर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, मान लीजिए फ्री फॉल में कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो वहां पर वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर रहा है। मतलब हर सेकेंड उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो वो क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का उदाहरण है। यहां पर फॉर्मूला यही चीज होगा, कोई अलग से फॉर्मूला यहां पर लगता नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो निगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है वेलोसिटी के। वेलोसिटी के अपोजिट है, मतलब क्या, मतलब यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है और हमारा एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है। कैसे, हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन फिर हो गया वो 4, फिर हो गया वो 3, फिर हो गया 2, तो ये क्या हुआ, हमारा एक प्रकार से रिटार्डेशन हुआ। मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है उल्टी साइड में, मतलब हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या है, कम है। निगेटिव एक्सेलरेशन यहां पर हो रहा है, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। यही चीज कहता है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द फाइनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, और व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी अगर समय के साथ कम हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है या फिर वो डिसेलरेट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर यही चीज, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इज नेगेटिव। बॉल्स को, जैसे क्रिकेट बॉल आप क्रिकेट खेलते होंगे, अगर आप उसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऊपर जब फेंकेंगे तो वो ऊपर की ओर जाने समय क्या होगा, धीरे 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 उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वो क्या है, एक प्रकार से निगेटिव एक्सेलरेशन है, या फिर रिटार्डेशन कह सकते हैं, या फिर डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी यहीं पर सेम होता है, यहां पर वैल्यू इसका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखें
यही चीज लिखा हुआ है कि निगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिस प्रकार से यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड हुआ, उसी प्रकार से है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब क्या? When velocity of a body changes by equal amount in equal interval time, acceleration is said to be uniform। मतलब क्या हो गया? मतलब सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर वो चलने लगा 6 मीटर पर सेकंड से, फिर वो चलने लगा 7 मीटर पर सेकंड से, फिर वो चलने लगा 8 मीटर पर सेकंड से। तो हर सेकंड में कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा चेंज हो रहा है। मतलब हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड हो रहा है। एक्सेलरेशन हमारा क्या है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है? ये हमारा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब यूनिफॉर्मली हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो यही चीज यहां पर कह रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी क्या है? इक्वल है। तो हमारा ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम इंटरवल। मतलब क्या? यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? एक प्रकार का हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे डायरेक्शन भी मैटर करता है। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या होगा? वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। समझ गए? तो यहां पर डायरेक्शन क्या होना चाहिए? स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। वेलोसिटी में चेंज आपका इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। तो यहां पर ये क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल इसका उल्टा है कि भाई आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज हो रहा है। जैसे आप गाड़ी चलते देखते होंगे तो अचानक से कोई बाइक चला रहा है, करके स्पीड बढ़ा देगा, फिर धीरे कर देगा, फिर बढ़ा देगा, फिर धीरे कर देगा। मतलब वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट नहीं है, वो कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। यही चीज, इट्स वेलोसिटी चेंजेस, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। मतलब कि एक सेकंड में कभी चेंज हो गया 5 मीटर पर सेकंड का, कभी चेंज हुआ 1 मीटर पर सेकंड का, कभी 0 भी चेंज हुआ। तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब इससे जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। कहता है कि अ कार स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देखें v - u/t, ये हो गया। ठीक है। अब यहां पर देखें तो दूसरा एग्जांपल भी दिया गया है। अ कार ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कमिंग टू रेस्ट इन 0.5 आवर्स, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन निकालना है, मतलब क्या? निगेटिव आपका वैल्यू आएगा। यहां पर आगे हमारे सामने आ जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब कि मोशन को हम लोग क्या करेंगे? अब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पर क्यों रिप्रेजेंट करेंगे भाई? ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने से हमें बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन मिलते हैं जो कि सिंपली रीडिंग में हमारे लिए पढ़ने में, समझने में ज्यादा मुश्किल होते हैं। ग्राफ में उनको स्टडी करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है। तो यही चीज कहता है कि वी नो दैट ग्राफ प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट मेथड फॉर डिस्प्लेइंग बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टाइप ऑफ इवेंट्स। ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर मैथ वगैरह में भी आपने इस चीज को पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार से जब कोई ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसको भी हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वहां पर हम लोग कई प्रकार के ग्राफ बना सकते हैं, जैसे स्पीड टाइम ग्राफ हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन का, और भी तरह के ग्राफ्स बनते हैं। लेकिन यहां पर कुछ आपको लिमिटेड ग्राफ्स को पढ़ना है। ठीक है। कौन कौन से पढ़ना है? यहां पर हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं ग्राफ से रिलेटेड। यहां पर ग्राफ में क्या होता है? आपको दो क्वांटिटी लिए जाते हैं। दो क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं जिनके बीच में हमको रिलेशन तय करना है? जैसे कि यहां पर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो यहां पर हम लोग लेंगे डिस्टेंस और यहां पर हम लोग लेंगे टाइम। अब टाइम यहां क्यों लेंगे, डिस्टेंस यहां क्यों लेंगे? क्योंकि जब भी हम लोग इस प्रकार का ग्राफ बनाते हैं हम लोग एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? मतलब कि उसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। टाइम की अगर हम लोग बात करें तो टाइम किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप उसको रोक नहीं सकते हैं, बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। हर सेकेंड, हर घंटे समय बीत रहा है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो आजाद है। तो यहां पर हम लोग टाइम लेते हैं। अब डिस्टेंस हमारा कम ज्यादा हो सकता है, समझ गए? टाइम के साथ हो सकता है कि एक सेकंड में हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लें, अगले सेकंड में हम कम डिस्टेंस कवर करें। तो यहां पर डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग इस तरफ लेते हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पर लेते हैं, ठीक है।
क्लियर बात है। हम लोग को कौन सा ग्राफ पढ़ना है? दो ग्राफ पढ़ने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है और यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है। मतलब दो प्रकार के पढ़ने हैं, ग्राफ तो कई सारे पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर अलग अलग प्रकार के ग्राफ जो आपको पढ़ने हैं वो यहां पर आपको नोट्स भी दिए गए हैं। एक तरफ हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें कि तीन प्रकार के आप ग्राफ पढ़ेंगे। पहला यूनिफॉर्म मोशन के लिए, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और तीसरा रेस्ट के लिए। इसी प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे तो दो प्रकार के पढ़ेंगे हम लोग, यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से यहां पर हम लोग देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पढ़ेंगे। यहां पर भी हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो ये सारे ग्राफ वगैरह हमको देखने हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर लेते हैं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करते हैं हम लोग अलग कंडीशन में, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट होता है, तो तीनों कंडीशन में यहां पर हमें ग्राफ देखने हैं। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो कहता है कि इन दिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। मतलब यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहां पर क्या है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा वो टाइम के प्रोपोर्शनल है। टाइम जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा, टाइम जितना कम डिस्टेंस उतना कम। सीधी सीधी बात है। तो यहां पर कहता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड में जो बॉडी है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। अब स्ट्रेट लाइन कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन हमें इस प्रकार का मिलेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इक्वल टाइम इक्वल टाइम। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब यहां पर देखिए कहता है कि वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके हम लोग बॉडी का क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हम लोगों को मान लीजिए निकालना है कि ए पॉइंट, यहां पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में स्पीड कितना था। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि v इक्वल टू एस अपॉन टी। तो s क्या हो जाएगा हमारा, s इधर से इसके बीच का s यानी कि 20 माइनस 10 हमारा क्या हो गया, मतलब 10 हमारा डिस्टेंस हो गया और टाइम हमारा 10 माइनस 5 यानी कि 5 हमारा टाइम हो गया इधर से। तो यहां पर 10 डिवाइडेड बाई 5 हमको क्या मिल जाएगा, डिवाइड करने पर हमें स्पीड मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर ये फॉर्मूला दिया गया है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ के जरिए हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके। अब आगे बढ़े तो कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा भाई, हमें नॉन लीनियर यहां पर ग्राफ मिलेगा, माने हम लोग स्ट्रेट लाइन हम लोगों को नहीं मिलेगा, जिगजैग पाथ मिलेगा, इस प्रकार से ऐसा 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 मिलेगा। तो इस प्रकार का हमें क्या मिलेगा, यहां पर पैटर्न मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस प्रकार का ग्राफ मिल सकता है, या फिर अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसे 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 मिल सकता है, किसी भी प्रकार का मिल सकता है, समझ गए। तो वो कई सारे हो सकते हैं। यहां पर ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये नीचे थोड़ा ही ना आ जाएगा, जैसे ये ऐसे गया, ऐसे हो सकता है, ऐसे 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 नॉन लीनियर मिलेगा, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा हम लोगों को। अब यहां पर बात करें तो कहता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट। रेस्ट कंडीशन में क्या होगा भाई, रेस्ट कंडीशन में ऐसा हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई डिस्टेंस ओरिजिन से मान लो कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर की दूरी पर है तो वो 5 ही मीटर पर न रहेगा, वो चेंज थोड़ी ना करेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस जब चेंज नहीं करेगा तो हमें क्या मिलेगा, समय के साथ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि पैरेलल होगा हमारे एक्स एक्सिस से, ठीक है। यही चीज कहता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमें ग्राफ मिलेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ रेस्ट के लिए। अब आगे बढ़े तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो यहां पर कहता है कि द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दिस ग्राफ वेलोसिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। यहां पर भी 3 प्रकार के हम लोग ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आइए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगा उस समय वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, ये हमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक प्रकार का यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी उसका चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो जितना वेलोसिटी था शुरुआत में उतना ही वेलोसिटी रह गया। तो इस कंडीशन में जब हम लोग ऐसा ग्राफ बनाएंगे, इधर हम लोग वेलोसिटी लेते हैं और इधर टाइम लेते हैं, तो अगर यहां पर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो 5 मीटर लगातार 5 मीटर रहेगा, उसमें कम ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारा क्या कहता है कि एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट, तो यही चीज है v इक्वल टू एस अपॉन टी है। तो अगर हमें यहां पर ये निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम t को इधर लेते जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहां पर इसकी मदद से यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग इधर से वेलोसिटी लेंगे और इधर से टाइम लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके जो इनक्लोज्ड स्क्वायर है इसका एरिया निकाल देंगे, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा यहां पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कहता है कि टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी बिटवीन पॉइंट ए पॉइंट बी विथ यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर एरिया के बराबर होगा। ठीक है, जितना एरिया है इसको उसकी के बराबर मिलेगा। आगे बढ़े तो अगला हमारे सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन क्या मतलब, क्या हुआ, मतलब यहां पर वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। अगर 5 मीटर पर सेकंड था तो वो क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकंड हो गया, वो क्या हो गया, 7 मीटर पर सेकंड हो गया, वो क्या हो गया, 8 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब कि यूनिफॉर्म रेट से हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। इस कंडीशन में आपका दो कंडीशन हो सकता है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता है। जैसे मैंने कहा 5 से 6 से 7 से 8 मीटर पर सेकंड हुआ, इसका उल्टा भी हो सकता है, 8 था 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार से भी आपका एक्सीलरेशन हो सकता है। तो यहां पर आप अगर देखेंगे तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, आपको ग्राफ दो कंडीशन के मिलेंगे। पहला क्या है, पहला जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, इस कंडीशन में हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हम लोगों को कैसा मिलेगा, इंक्रीजिंग स्लोप मिलेगा। इंक्रीजिंग स्लोप कहने का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग स्लोप इस प्रकार का मिलेगा, ऐसा हमें स्लोप मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हर यूनिट टाइम में इक्वल अमाउंट से हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा, पहले 0 था, फिर 10 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, हर 10 सेकंड में 10 से हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का यहां पर ग्राफ हो गया। यही चीज कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन वेयर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनल विद टाइम, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन हैविंग एन इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप इंक्रीज करते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब यहां पर हम लोग से देखें तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया मिलेगा उसमें हम लोग डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला वगैरह यहां पर दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या, मतलब सिंपली बात कहें तो डिक्रीजिंग हमें स्लोप मिलेगा, ऐसा हमें यहां पर ग्राफ मिलेगा इस प्रकार का। तो यही चीज कहता है स्ट्रेट लाइन हैविंग अ डिक्रीजिंग स्लोप, मतलब स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा बल्कि ऐसे मिलेगा। तो यहां पर अगर हम आपको क्या दिखा दें, यहां पर ये ग्राफ दिखा देते हैं, ये क्या है, ये हमारा डिसेलरेशन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो डिक्रीजिंग है। क्यों डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहां पर हम लोगों का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अब आगे बढ़े तो आगे क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, मतलब कभी वेलोसिटी बढ़ जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है तो कभी कम हो जा रहा है। तो वेलोसिटी हमारा इसी प्रकार का ग्राफ बनेगा, कैसे, ऐसे देखिए, यहां इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। यहां पर वेलोसिटी 0 था, 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 8 हो गया, 8 से 25 हो गया, फिर 15 हो गया, ऐसे हमारा ग्राफ चेंज हो रहा है। तो यहां पर ये किसी भी शेप का हो सकता है, ग्राफ किसी भी प्रकार का यहां पर बन सकता है। अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारा आ जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर मोशन के कई सारे इक्वेशन हैं जो कि आपको अपने चैप्टर में पढ़ने हैं। 3 प्रकार के इक्वेशन यहां पर बात करने हैं हमें। 3 इक्वेशन कौन कौन से हैं, पहला है u v इक्वल टू u प्लस at। तो आपको ये सब तो पता है, v क्या होता है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, ठीक है। u क्या होता है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है।
ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा एक्सेलरेशन हो गया, इसके बाद टी हो गया टाइम, एस हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो आपका यहां पर क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन कौन कौन से हो गए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके बाद है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इनको, इनका नाम भी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, या फिर इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये ग्राफ है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो मोशन अलोंग डिफरेंट पाथ, तो ये कई सारे अलग अलग पाथ हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, मतलब कई सारे पाथ में सिंपल सी बात है कि आप जब मोशन करेंगे तो जरूरी थोड़े कि आप केवल स्ट्रेट लाइन में मोशन करें, किसी भी पाथ पर मोशन कर सकते हैं। तो वहां पर रेक्टेंगुलर ट्रैक भी हो सकता है, यहां पर आपको ऑक्टागोनल ट्रैक भी हो सकता है, जिगजैग पाथ भी हो सकता है। तो उतने सारे प्रकार के मोशन तो हमें यहां पर पढ़ने नहीं है। यहां पर हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन पढ़ना है, वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से यहां पर पहले अगर इन बेसिक्स की बात करें तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है, यहां पर बात की जा रही है मोशन अलोंग अ डिफरेंट पाथ। तो यहां पर इस जैसे ये रेक्टेंगुलर पाथ की बात करें तो यहां पर जब रेक्टेंगुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसको अपना डायरेक्शन 4 बार चेंज करना होगा, 4 बार चेंज करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑक्टागोनल सॉरी हेक्सागोन या फिर ऑक्टागोन पर मूव करेगा तो हेक्सागोन पर उसे 6 बार अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा। इसके अलावा कहें तो ऑक्टागोन पर 8 बार करना होगा। मतलब क्या है, यहां मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर इस पाथ पर अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी इस पाथ पर सेम स्पीड होने के बावजूद 5 मीटर पर सेकेंड से अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इस स्पीड से मूव करने के बावजूद भी इस पाथ पर वेलोसिटी 6 बार चेंज हो जाएगा। क्यों, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। इसी प्रकार से इस पाथ पर 4 बार वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्यों, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो इसी प्रकार से जब हम सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करते हैं, तो वहां पर भी हम लोगों का डायरेक्शन चेंज होता है। कितनी बार चेंज होता है भाई, इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होता है। समझ गए। तो यहां पर कह रहा है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 मीटर पर सेकेंड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो यहां पर हम लोगों का जो सर्कुलर पाथ पर मोशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ये एक प्रकार का एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों, क्योंकि जब सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन करता है, तो सर्कल में हर पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज करता है इसका मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हर पॉइंट ऑफ सर्कल पे वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब कि वो एक प्रकार से एक्सेलरेट करेगा। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन में जो मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। कहता है कि व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से दैट द मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट आर द कंडीशन फॉर चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑकर ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड और डायरेक्शन, या फिर दोनों में से कोई भी। Why सर्कुलर मोशन इज रेफर टू एज एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जब सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, तो वहां पर डायरेक्शन का चेंज इनफाइनाइट टाइम्स होता है, कंटिन्यूअसली वहां पर डायरेक्शन का चेंज होते रहता है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से हम लोग इस मूवमेंट को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। यहां पर यही चीज है कि देखो कोई भी पॉइंट उठा लो तुम सर्कल पे, उसका अगर स्ट्रेट लाइन देखो तो ऐसे मिलेगा, इस पॉइंट से तुम्हें ऐसे मिलेगा, इस पॉइंट से ऐसे मिलेगा, इस पॉइंट से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। तो स्ट्रेट लाइन में ना जाकर के वो क्या कर रहा है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि एथलीट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन करे, सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है, यहां पर हमारे जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर घूम रहे हैं, साइक्लिस्ट साइकिल चला रहा है सर्कुलर ट्रैक पे। इसके अलावा अगर हम लोग यहां पर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो यहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पर हम लोग सर्कमफेरेंस लेते हैं और टाइम लेते हैं। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या, 2πr और टाइम t, तो यहां पर हमारा 2πr/t हमारा फॉर्मूला हो जाता है।
अब इसके बाद बात करें तो कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। एक व्यक्ति है जोसेफ जो कि जॉगिंग कर रहा है, ये न्यूमेरिकल है, आप खुद से देख लीजिएगा, ये तो आपको कैलकुलेट वगैरह करना होगा। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। वैसे नोट्स आपके पास है, आप उसको 2-3 बार पढ़िए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जाके अगला वीडियो देखिए। गुड बाय।